सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भट्टाचार्य। और आज की वीडियो में हम नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो कि है काइनेटिक्स ऑफ मोशन। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अब से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि अब से पता होगा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग थ्योरी ऑफ मशीन्स का कौन सा चालू करने वाले आज हम, काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ मोशन आज हम ये चैप्टर चालू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सब मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स मतलब क्या होता है। काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन विदाउट कंसिडरेशन द फोर्सेस इनटू द मोशन, यानी कि सिंपल भाषा में समझते हैं, इतना कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूटन के जो तीनों लॉज थे उसके बारे में पढ़ेंगे, मोमेंटम मोमेंटम सभी से में कवर हो गया। फिर हम पढ़ेंगे आपका रोटेशन के बारे में। रोटेशन में क्या तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आ जाता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ जाता है, और तीसरा आता है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अभी के लिए तो पहले इतना ये रखो। और मास, वेट, इन सब चीजों के बारे में भी बहुत डिस्कस करना है। इसके बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमें कपल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है कपल, कपल और मोमेंट क्या कहते हैं, एक तो कपल होता है और एक होता है मोमेंट। कपल मतलब एक यहाँ से फोर्स लग रहा है एक ही डंडी पे दूसरी तरफ से, मतलब पूरा ही घुमा रहा है, ये है ना, जैसे एक यहाँ से फोर्स लग रहा है यहाँ से भी फोर्स लग रहा है। मोमेंट क्या होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन से लगेगा, इसे हम एक तरह से टॉर्क भी कहते हैं। और लगेगा हमारा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ऐसी बहुत सी चीजें जो हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, मास मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, जो वही यार वही वाली चीज हो जाएगी। दो बॉल जैसे हम 11th में करते थे, एक बॉल स्पीड से v स्पीड से जा रही है m की, दूसरी बॉल यहाँ से 2m की v/4v से आ रही है, तो जब इनका कोलिजन होगा, e के बारे में हमने, e क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी तो बहुत चीजें इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी सारे टॉपिक्स ना बता के मैं आपको तभी बताऊंगा कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। एक ही वीडियो में ना बता के इसे मल्टीपल वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको आराम से समझ भी आए, और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे स्पेशली इसके। ठीक है, होता क्या है, देखो यार, काइनेटिक्स ऑफ मोशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है, इट्स मेनली, देखो पहले लेक्चर में भी बताए थे, इट इज मेनली पुश और पुल। ठीक है, फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स होता है हमारा मेनली पुश और पुल। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं या जब हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं तब हमारा फोर्स लगता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे। दूसरी चीज आ जाते हैं न्यूटन के लॉ पे। ये तो मैंने बस आपको जनरल ऐसे बताया था, इसका कुछ कंसिडरेशन है नहीं, तो हम अपने मेनली जो चीज पे कंसंट्रेट करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के लॉ पे अगर हम बात करें, पहला लॉ क्या था न्यूटन का, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन, और इफ इट इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, इसमें तो वो फोर्स की बात की थी। चलो भाई, यानी कि अगर एक ग्राउंड है, उस पर एक फुटबॉल रखी है, अगर मैं हाथ ना लगाऊं, हवा भी ना चले, तो ये अपनी जगह पे पड़ा रहेगा जब तक इससे कोई फोर्स लगेगा। और अगर ये चल रही है, मैं इसमें किक मारे जा रहा हूँ, तो ये आगे चल रही है, यहाँ तक पहुंची, फिर दोबारा मारी, फिर यहाँ तक पहुंची, फिर यहाँ ऐसे ऐसे चलती रहेगी। जब तक मैं इसमें किक मारना स्टॉप नहीं करूंगा तब तक ये चलती रहेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये एक कटोरी टाइप है कुछ, है ना, ठीक है, स्लाइड है, तो ये एक बॉल डाली, ये यहाँ पे आएगी, फिर दोबारा ये यहाँ तक आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, फिर ऐसे करते करते ऑसिलेट करते ये सेंटर में आ जाएगी। इसका कारण क्या होता है पता है, एक तो होता है फ्रिक्शन, ठीक है, और यहाँ पे स्लाइड नहीं कर पाता, ये रीजन होता है। बट इसमें ये बोला था, इसका लॉसिंग फैक्टर जो है वो फ्रिक्शन होता है। ये पहली पोजीशन में ए तक आई, फिर ये दूसरी पोजीशन में बी तक आई। क्यों, क्योंकि उतना ऊपर नहीं जा पाई। क्यों भाई, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी कम होती जाती है, जैसे जैसे हम रेवोल्यूट करते हैं एनर्जी कम होती जाती है। तो न्यूटन ने क्या किया था, एनर्जी के फैक्टर को, फ्रिक्शन के फैक्टर को कंसीडर ही नहीं किया था। उन्होंने बस ये बोला था कि अगर हम किसी चीज को धक्का लगा रहे हैं तो वो तब तक ही मूव करेगी जब तक हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेकिंग फ्रिक्शन इनटू द कंसीडरेशन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं फोर्स का था। एक बॉडी चलती रहेगी, अगर मैं उसमें धक्का लगाऊंगा रुक जाएगी, अगर उसमें कोई ठीक है, मतलब
चलती रहेगी जब तक उसमें धक्का लगाऊंगा, जैसे धक्का लगाना बंद वो भी बंद। और एक रेस्ट पे रहेगी तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो इससे हमारा फोर्स का प्रिंसिपल आया था, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। फिर अगर तुम इसे हायर ऑर्डर कैलकुलस में सॉल्व करो, एम इंटू में डीवी बाई डी टी। ठीक है, फिर इसे ऐसे कर करके बहुत कुछ हम कर सकते हैं। ओके, तो अब चलते थोड़ा सा न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ क्या था भाई का, उन्होंने ये बताया था मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, उन्होंने मेनली ये बताया था मोमेंटम के बारे में कि जो हमारा मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू, मोमेंटम इज मेनली द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद विच इट इज मूविंग। यानी कि एक बॉडी है वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और उसका बॉडी है 2 किलो, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर का जो मोमेंटम क्या होता है यार, मोमेंटम मतलब एक जगह का फोर्स जनरेट हो जाता है। इनर्शिया, पहला लॉ तो हमारा क्या था, इनर्शिया के ऊपर, इनर्शियल फोर्स। पहला जो लॉ था इनर्शिया के ऊपर था, उसी के फ्रेम पे, उसी के बेसिस पे एक और दूसरा पहला लॉ ये आया, उसी के बेसिस पे इसको कंसीडरेशन जब ये एक्सेप्ट हो गया तो उसी के बेसिस पे ये लॉ आया कि अगर एक बॉडी चल रही है तो वो चलती क्यों रहती है, वो अपने आप क्यों नहीं रुकती। अगर हम फ्रिक्शन को कंसीडरेशन में ना ले, स्लिपी स्लॉट पे से चलती रहती है, फ्रिक्शन उसमें सॉरी वो क्यों चलती रहती है, इसलिए चलती रहती है क्योंकि चलती रहेगी तो उसका एक ना मोमेंटम बन जाता है, फिर वो उस पर फोर्स लगाना पड़ता है रुकने के लिए, वो बॉडी अपने आप नहीं रुकती, उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे मान लो कि कोई वो है मशीन चल रही है, ठीक है, कैसे बताया तुम्हें, हाँ मिक्सी है, मिक्सी चल रही है, मिक्सी को जैसे तुम्हें 2 मिनट मतलब 10 सेकंड के लिए चला दिया, फिर एकदम से बटन दबाओगे ऑफ करने के लिए, एकदम से ऑफ हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, उसे टाइम लगता है। बाइक चला रहे हो यार, बाइक स्पीड पे चला रहे हो तुम्हें, फिर एकदम से बंद हो जाएगी अगर तुम ब्रेक मार दोगे तो? नहीं, थोड़ी डिस्टेंस पे जाके बंद होगी। क्यों बंद होती है भाई? क्योंकि एक तरह से उसका मोमेंटम जनरेट हो जाता है। मोमेंटम यानी कि एक मास इंटू वेलोसिटी का वो प्रोडक्ट, उसका एक तरह से अंदर से वो जनरेट हो जाता है, स्ट्रेंथ या स्पीड जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा टाइम लगता है रुकने के लिए। और अगर तुम एकदम से ब्रेक मारोगे तो वो बाइक पलट जाती है। ठीक है, ये होता है रीजन मोमेंटम का, अंदर ही अंदर की स्पीड जनरेट हो जाना, अंदर की सी। ठीक है, तो होता है एम इंटू में वी, केजी मीटर पर सेकंड होता है इसका। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट वाला इसमें आते हैं। इसमें हमें यह बताया गया है कि तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओ सॉरी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज, मतलब एक्शन ये करोगे तो रिएक्शन ये मिलेगा। ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर ये एम यू, इसका मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल और न्यूटन के लॉ का प्रिंसिपल ये याद है। अगर एक दीवार है, दीवार पे तुम अगर फोर्स लगा रहे हो, इस चीज को अच्छे से समझना, ये अगर कोई दीवार है, इसमें मैं F1 फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ F1, तो ये जो बोर्ड है ये मेरे पे भी उस सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा होगा, F2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू F1, यानी कि F1 जो है F2 के बराबर होगा। अगर देखो F1 को मैं बड़ा कर दूं, ये 5 है ये भी 5 है फिलहाल के, तो F1 को मैं 10 कर दूं तो ऑब्वियसली ये दीवार पीछे चली जाएगी। पर ऐसे कभी प्रैक्टिकल केसेस में होता नहीं, करके देख लो बेशक से, दीवार कभी पीछे नहीं जाती। तो तुम उसमें धक्का लगाओगे, ये दीवार शिफ्ट होकर यहाँ हो जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि भाई ये कमजोर पड़ गया, ये तो 5 रहा, ये 10 हो गया, तो ये कमजोर पड़ गया। अब दूसरे केस में देख लेते हैं, दूसरे केस में अगर ये 10 है ये 5 है तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वैसे भी ये मूव नहीं हो रहा, तो ये फर्क लगा कि मूव भी नहीं होगा। जो ज्यादा होगा वो दूसरे को हरा देगा, जो ज्यादा होगा वो दूसरे को पीछे कर देगा, ये याद रखना। ठीक है, ये होते हैं हमारा 3 लॉज के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं मास के बारे में और वेट के बारे में। मास और वेट में क्या फर्क होता है? मास और वेट ये दोनों एक तरह से सेम। वेट का मतलब होता है mg, मास का मतलब होता है सिर्फ m। मास का मतलब हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का भार कितना है,
ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी चाहे मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे तुम किसी प्लेनेट पे देख लो, अर्थ पे देख लो, हमेशा वही वैल्यू रहेगी, मास कभी चेंज नहीं होता। अगर मेरा 60 किलोज है तो 60 किलो ही रहेगा, चाहे ये अर्थ पे है, मार्स पे है, या किसी भी दुनिया में, किसी भी यूनिवर्स में कोई भी प्लेनेट हो, उसमें हमेशा मास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि एम है हमारी बॉडी के अंदर कितना भार है, कितना हमारी बॉडी वेट करती है, भार कितना है हमारी बॉडी का, वो तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। चाहे वैक्यूम में देख लो, वैक्यूम में हमारी बॉडी हल्की हो जाती है। हल्की क्यों होती है? क्योंकि वो वैक्यूम में जी तो एयर तो होती नहीं है जो हमें नीचे दबाएगी, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती जो हमें नीचे दबाएगी, तो हम हल्के में ऐसे घूमते रहते हैं। पर हमारी बॉडी का जो भार है, हमारे ऑर्गन, हमारी हड्डी, हमारा वो सब का तो भार होता है, वही तो होते हैं हम। ठीक है, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसके वो होता है एम। और दूसरी चीज अगर हम वेट देखें, वेट वेरिएबल होता है, वेट चेंज हो सकता है प्लेनेट टू प्लेनेट। जैसे कि हमारा अर्थ, मास ऑन अर्थ हमारा है 60 किलो, तो मास ऑन मून कितना होता है हमारा? मास ऑन मून हमारा हो जाता है हमारे मास ऑन अर्थ का 1/6। पता है तुम्हें? अगर तुम मून पे जाओगे, अगर तुम यहाँ 60 किलो की, तो मून पे तुम 10 किलो के रहोगे। ठीक है, तो मास ऑन मून कितना हो जाएगा? मास ऑन अर्थ बाय 6, यानी कि 60/6, 10। पर यहाँ पे तो यार, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्या फर्क है इसमें? इसका फर्क है, ये रोल प्ले करता है जी। ठीक है, इस चीज का ध्यान से समझना। जी क्या होता है हमारा? जी होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऐसे कुछ कह देते हैं। जी की वैल्यू हर एक प्लेनेट टू प्लेनेट डिफर करती रहती है। जी किस किस पर डिपेंड करता है? जी का फॉर्मूला होता है GM/r²। ठीक है, जिसमें जी क्या होता है हमारा? ये वैसे ग्रेविटी में आता तुम्हारे चैप्टर में। जी होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये चीज हम जगह सेम रहती है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻31। एम मास ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ प्लेनेट। ठीक है, जी तो चलो कांस्टेंट है, जी को मैंने हटा दिया। जी तो हर एक यूनिवर्स में जैसे एम है वैसे ही जी है, जी कांस्टेंट होता है ना इसका। तो जी इज इक्वल टू एक तरह से प्रोपोर्शनल हो गया M/r²। मास ऑफ अर्थ अलग है, रेडियस ऑफ अर्थ का कॉम्बिनेशन जो है वो हमें जी देते हैं। जी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 9.8, अर्थ के लिए सिर्फ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फ्री फॉल का टॉपिक है। ठीक है, पर यही अगर तुम मून पे निकालोगे, मून का इसका 1/6 हो जाएगा, मतलब कि 9.8/6, एक अप्रोक्सीमेटली 10/6 मान लो, ये कितना हो जाएगा? 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना है। यानी कि तुम्हारा मास ऑन अर्थ जो होगा वो अगर 60 है, तो मास ऑन मून कितना हो जाएगा? 60/6, तो हो जाएगा तुम्हारा 10 किलो। तो सारा खेल इस जी का होता है। बट यहाँ पे तो एम है, मास हमारा कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे किसी चीज को उठा रहे हो, तुम्हें वहां पे, यहाँ पे बहुत भारी लग रहा है, वहां पे किसी चीज को उठाओगे वो बहुत हल्की हो जाएगी। यहाँ पे मान लो यही चीज, मेरा वेट 60 है, ये जो पेन है ये 70 किलो का, ये मुझे उठाने में यहाँ पे बहुत जान लग रही है दोनों हाथों से भी, वहां पे उठाऊंगा ये तो ऐसे करके फेंक दूंगा, फिर फेंकूंगा नहीं शायद। पर जो बात है वो मैंने तुम्हें बता दी अच्छे से। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये होता है हमारा मास और वेट के बीच में फर्क, ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही था। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे क्या, सॉरी, मास तो हो गया। अब हम आते हैं मोमेंटम पे। मोमेंटम तो मैंने तुम्हें बता दिया था, मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। P होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू में b, यानी कि मास ऑफ वेलोसिटी m प्लस m/v1। हाँ, मास ऑफ द बॉडी इंटू में वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये केजी में रहना चाहिए, ये मीटर पर सेकंड। यार ये तो छोटी मोटी बात है, ये तो 9 से पढ़ते आ रहे हो।
अच्छा मोमेंटम बताओ, ये तो एक बॉडी का बताया मैंने, p इज इक्वल टू एम, जिसका मास m है और v स्पीड से ये आगे जा रहा है। अगर मैंने ऐसे दो बॉडीज ले ली तो ये m1 ये m2 और ये v1 स्पीड से जा रहा है, ये v2 स्पीड से जा रहा है। पता है तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएंगे? ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तुम्हें क्वेश्चन आएंगे कि m1u1 प्लस m2u2 वो वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना, ठीक है? तो mv, हाँ ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस हो जाता है, m इज इक्वल टू m1v1 प्लस में m2v2 बाई टी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो m1v1 प्लस में m2v2 बाई टी, ठीक है? या माइनस हो जाता है सभी। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज पे। मान लो एक बॉडी अगर, कहां पे समझो, एक बॉडी अगर ये है m1, ये u1 स्पीड से जा रही है, दूसरी बॉडी ये रहा m2, ये u2 स्पीड से यहाँ पे आ रही है। फिर टकराने के बाद ये दोनों डिशुम करके टकरा जाते हैं, टकराने के बाद ये यहाँ जाती है v1 स्पीड से, वही m2 वेलोसिटी, और ये यहाँ जाता है, मतलब सीधा जाता है v2 स्पीड से m1 वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी u2 है ना, ये v2 m1u1 प्लस में m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस में m1u1 माइनस m1। ये क्या हो जाएगा? देखो ऑपोजिट डायरेक्शन जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? m1u1 माइनस में m1v1 इज इक्वल टू m2u2 माइनस में m2v2। तो एक तरह से क्या हो गया? माइनस ही हो गया ना ये। तो ये हमारी मोमेंटम इक्वेशन हो गई फॉर डुअल बॉडी मैकेनिक्स। ठीक है, तो बस यही था छोटी मोटी चीजों के बारे में। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो तुम्हें पता ही होगा। यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, हाँ मोमेंट ऑफ कपल सुन लो बस आज के लिए, और इतना ही काफी है। मोमेंट क्या होता है यार? मोमेंट होता है जब एक बॉडी है, रॉड है, उस पर सिर्फ एक ही जगह से फोर्स लगाया जाए, एल एन एफ फोर्स लग रहा है, तो मोमेंट क्या लिखोगे? एम इज इक्वल टू एफ इंटू एल। न्यूटन मीटर होता है इसका एल, बस। कपल, कपल होता है, कपल का मतलब क्या होता है? दो चीजें, तो यानी कि एक चीज ऊपर से, एक चीज सेम चीज नीचे से। सॉरी बोर्ड थोड़ा हो गया। एफ एफ सेम फोर्स होना चाहिए, तो एफ इंटू एफ कपल। ठीक है, इस एक चीज को घुमाने के लिए। ठीक है, बस ये होता है, हमारी छोटी सी चीज थी एफ इंटू एक्स और ये एफ इंटू एल, बस सिंपल सी बात है, और कुछ है नहीं इसमें। ध्यान रखना, मोमेंट और कपल एक ही चीज होती है। कपल में दो फोर्सेस लगते हैं, कैसे भी लगा दो, या यहाँ यहाँ लगा दो, ये वो डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच में। इसमें तुम्हें पता है क्या लगाना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ रॉड है तो रॉड का कोने का अबाउट क्या होता है? ml²/6। सेंटर के अबाउट क्या होता है? ml²/12। ठीक है, याद रखना ये। तो आज के लिए बस इतना। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो अगले वीडियो में हम और आगे कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।